हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी ड्रामेटिक और मसालेदार लव स्टोरी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी में धोखा है, एक लालची परिवार है और है एक हैंडसम कैप्टन जो हमारी प्यारी डॉक्टर साहिबा का मसीहा बनकर आता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी कलयुगी माँ और बहन से जिन्हें देखकर आपका खून खौल उठेगा। हमारी हीरोइन लैन यिंग, जो कि एक डॉक्टर है, उसकी माँ और बड़ी बहन मिलकर एक बेहद घटिया प्लान बनाती हैं। बहन का अमीर पति जो जोंग वोंग उसे तलाक देने की धमकी दे रहा है क्योंकि वो माँ नहीं बन सकती। अब इस सिचुएशन में उनकी माँ क्या दिमाग लगाती है भला? वो कहती है कि छोटी बेटी लैन यिंग अपने जीजा के बच्चे को जन्म देगी। भाई साहब, मतलब कुछ भी। लेकिन लैन यिंग कोई कठपुतली नहीं है, वो वहाँ से भाग निकलती है। पर किस्मत का खेल तो देखिए, भागते भागते वो गलती से एक अनजान होटल के कमरे में घुस जाती है और वहाँ पहले से कौन मौजूद है? हमारा डैशिंग हीरो कैप्टन गु युन ची। अब ट्विस्ट ये है कि गु युन ची के दोस्तों ने मजे मजे में उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था जिससे उसकी हालत खराब थी। लैन यिंग उस कमरे में रात गुजारती है। सुबह जब आंख खुलती है तो गु युन ची को लगता है कि ये लड़की कोई गोल्ड डिगर है जो उसे फंसाने आई है। वो कड़क आवाज में कहता है, अगर तुम इस मौके का फायदा उठाकर मुझ पर जिम्मेदारी डालने की सोच रही हो तो ये भूल जाओ। हमारी स्वाभिमानी लैन यिंग भी तुरंत करारा जवाब देती है, मुझे भी तुम जैसे इंसान से कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए, और वो वहाँ से चली जाती है। बॉस, पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच की चिंगारी देखने लायक थी। जब लैन यिंग घर लौटती है तो उसकी माँ उस पर बरस पड़ती है, तू जीजा के कमरे में क्यों नहीं गई? लैन यिंग रोते हुए पूछती है, माँ, क्या मैं तुम्हारी सगी बेटी हूँ? वैसे दोस्तों, इस सवाल का जवाब आगे बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। ये जालिम माँ लैन यिंग का मेडिकल कॉलेज का एडमिशन लेटर तक फाड़ देती है। वो चिल्लाती है, हमने तुझे पाला पोसा और तू हमारे ही पीठ पीछे यूनिवर्सिटी चली गई। अब तुझे अपनी बहन के लिए बच्चा पैदा करना होगा। लैन यिंग साफ कह देती है कि कॉलेज के पहले साल में जो 5,000 युआन माँ ने दिए थे वो उसने नौकरी करके 10 गुना चुका दिए हैं। वो गुस्से में अपनी माँ और बहन का नंबर ब्लॉक कर देती है और हमेशा के लिए नाता तोड़ लेती है। वेल डन लैन यिंग, ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ यही होना चाहिए। अगले दिन लैन यिंग अपनी पूरी थकान और डार्क सर्कल्स के साथ हॉस्पिटल में ड्यूटी पर होती है। तभी वार्ड में एक प्यारी सी दादी माँ ग्रैंड माँ ली लैन यिंग की सादगी और उसकी देखभाल देखकर उस पर लट्टू हो जाती है। दादी माँ मन ही मन सोचती है, लड़की तो यही नंबर 1 है, इसे ही अपने पोते की दुल्हन बनाऊंगी। वो लैन यिंग से कहती है, मेरा पोता डोंग सेंग एयरलाइंस में कैप्टन है, दिखने में हीरो है एकदम, तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? लैन यिंग हंसकर टाल देती है कि उसका अभी शादी का कोई इरादा नहीं है। तभी हॉस्पिटल के डायरेक्टर लैन यिंग को एक वीआईपी पायलट का रूटीन मेडिकल चेकअप करने को कहते हैं। लैन यिंग केबिन में बैठती है और कहती है, प्लीज बैठिए और अपनी शर्ट के बटन खोलिए, मुझे कार्डियोपल्मोनरी टेस्ट करना है। जैसे ही वो पायलट मुड़ता है, टडा, ये तो वही होटल के कमरे वाला गु युन ची है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। गु युन ची मजे लेते हुए कहता है, क्या डॉक्टर फिजिकल एग्जाम के दौरान हमेशा इतनी डायरेक्ट होती हैं? वाह भाई कैप्टन, यहाँ भी फ्लर्टिंग चालू। चेकअप के दौरान गु युन ची का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा होता है कि लैन यिंग कहती है, दिल बहुत तेज चल रहा है, देर रात तक जागना बंद कीजिए। अब गु युन ची मन ही मन सोचता है कि भाई, दिल तो इस खूबसूरत डॉक्टर को देखकर धड़क रहा है। कैप्टन गु युन ची बाद में सीसीटीवी फुटेज देखकर समझ जाता है कि लैन यिंग बेकसूर थी और उसे फंसाया गया था। वो लैन यिंग से मिलकर माफी मांगना चाहता है और कहता है, चलो एक दूसरे को फिर से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी डॉक्टर साहिबा भी पूरी एटीट्यूड में है। वो सीधा झूठ बोल देती है, कोई जरूरत नहीं है, मेरी पहले से ही सगाई हो चुकी है। तभी अगले दिन वही प्यारी दादी माँ डिस्चार्ज होने वाली होती है और लैन यिंग से जिद करती है, मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर कल दोपहर 2 बजे फ्लावर डियर कैफे में मेरे पोते से एक बार मिल लो। दादी माँ का दिल रखने के लिए लैन यिंग आखिरकार मिलने के लिए हाँ कर देती है। उधर दूसरी तरफ दादी माँ अपने पोते यानी हमारे कैप्टन गु युन ची को फोन लगा देती है और कड़क आवाज में अल्टीमेटम देती है, कल दोपहर 2 बजे फ्लावर डियर कैफे पहुंच जाना, वरना मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। लड़की बहुत सुंदर है। अब कैप्टन साहब बेचारे क्या करते, दादी की धमकी के आगे तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। अगले दिन ठीक 2 बजे लैन यिंग कैफे पहुंचती है। वो जैसे ही टेबल पर बैठती है, सामने खड़े इंसान को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
जी हाँ, सामने कोई और नहीं बल्कि वही कड़ूस और हैंडसम कैप्टन गू युनची था। लैन यिंग तो तुरंत बैकफुट पर आ जाती है और कहती है, मैं दादी माँ से कह दूंगी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, लेकिन बॉस हमारा कैप्टन तो पूरा मन बनाकर आया था। वो लैन यिंग को रोकता है और उस रात की गलतफहमी के लिए दिल से माफी मांगता है। वो सीधा पॉइंट पर आता है, क्या तुम मुझसे शादी के लिए विचार करोगी? लैन यिंग कहती है, कैप्टन गू, हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। आप एक अमीर खानदान के वारिस हैं और मैं एक साधारण डॉक्टर। इस पर जो गू युनची जवाब देता है वो किसी भी लड़की का दिल पिघला दे। वो कहता है, एक डॉक्टर और पायलट में क्या फर्क है? और रही बात मेरे परिवार की, तो मेरा उनसे कोई खास लेना देना नहीं है। शादी के बाद तुम्हें उनसे कोई कांटेक्ट रखने की जरूरत नहीं होगी। मैं तुम्हें एक सिंपल और शांत जिंदगी दूंगा। तभी लैन यिंग को याद आता है कि उसकी लालची माँ उसे लगातार धमकियां दे रही है और फोन पर चिल्ला रही है कि अगर तूने नंबर अनब्लॉक नहीं किया तो मैं तेरे हॉस्पिटल आकर तमाशा करूंगी। लैन यिंग समझ जाती है कि इस नर्क से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वो गू युनची की तरफ देखती है और पूछती है, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? गू युनची कहता है, हाँ, और तुम जो चाहो मांग सकती हो। वो लैन यिंग को अपने वादे पर भरोसा दिलाने के लिए तुरंत अपना ब्लैक कार्ड, गाड़ी की चाबी और हॉस्पिटल के पास वाले एक आलीशान घर के पेपर्स उसके सामने रख देता है। लैन यिंग सोचती है कि किसी अनजान से शादी करने से बेहतर है कि इसी इंसान का हाथ थाम लिया जाए। और भाई साहब, बिना किसी तामझाम या शादी के ड्रामे के दोनों सीधे कोर्ट जाते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कर देते हैं। चट मंगनी पट ब्याह। और कहानी में नया ट्विस्ट। शादी तो हो गई, लेकिन लैन यिंग अपनी सेफ्टी के लिए एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तैयार करती है जिसमें लिखा होता है कि तलाक होने पर उसे क्या क्या मिलेगा। गू युनची जब उस कॉन्ट्रैक्ट को देखता है तो उसका पारा चढ़ जाता है। गुस्से में नहीं बल्कि थोड़े नखरे के साथ कहता है, डॉक्टर लैन, अभी हमारी शादी भी नहीं हुई कि तुम तलाक की बातें करने लगी। ये तो सरासर स्कैम है। वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है और अपनी तरफ से एक नया अग्रीमेंट देता है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कैप्टन लिखता है, शादी के दौरान हर साल लैन यिंग को 30 मिलियन युआन का पॉकेट मनी मिलेगा और अगर मैंने कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया तो मैं अपनी पूरी संपत्ति छोड़कर खाली हाथ घर से निकल जाऊंगा। साथ ही अगले 3 साल तक कोई तलाक नहीं होगा। वाह भाई कैप्टन, इसे कहते हैं असली राजा दिलवाला। इसके बाद गू युनची लैन यिंग को उस अपार्टमेंट में लेकर आता है जो हॉस्पिटल के पास है। घर थोड़ा छोटा होता है तो गू युनची शर्माते हुए कहता है, ये घर अभी थोड़ा छोटा है, लेकिन फ्यूचर में जब हमारे बच्चे होंगे तो हम बड़ा घर ले लेंगे। बच्चे की बात सुनकर लैन यिंग सकपका जाती है और कहती है, अभी मैं सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहती हूँ। गू युनची भी स्माइल करके मान जाता है क्योंकि उसकी उस रात नाइट फ्लाइट थी। जब गू युनची एयरपोर्ट के लिए निकलने लगता है तो लैन यिंग का दिल पहली बार उसके लिए जोर से धड़कता है। वो खिड़की से उसे जाते हुए देखती है और सोचती है कि क्या वो सच में इस अजनबी कैप्टन के प्यार में गिर रही है। कैप्टन के जाने के बाद लैन यिंग अपने नए और छोटे से घर में सुकून की सांस लेती है। वो सोचती है, चलो आखिरकार मुझे अपना एक छोटा सा घोंसला मिल ही गया। वो आराम से सो ही रही होती है कि तभी उसका फोन बजता है और फोन पर कौन है? वही उसकी ड्रामेबाज माँ। माँ चिल्लाती है, तूने हम सबको ब्लॉक करने की हिम्मत कैसे की? तेरी इतनी औकात बढ़ गई, तुरंत घर वापस आ। लैन यिंग भी इस बार कड़क जवाब देती है, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी क्योंकि मैंने शादी कर ली है। अब माँ और बड़ी बहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बहन रोने लगती है, अगर मुझे बच्चा नहीं मिला तो जो चेंगवांग मुझे तलाक दे देगा। इस पर वो विलन माँ कहती है, तो फिक्र मत कर, भले ही उसने शादी कर ली हो, मैं उसे तलाक देने पर मजबूर कर दूंगी। कल मैं उसके हॉस्पिटल जाकर उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। भाई साहब, ये माँ है या विलन? उधर डोंगसेंग ग्रुप में ये अफवाह फैल जाती है कि उनके सबसे बड़े वारिस यानी कैप्टन गू युनची ने शादी कर ली है। एयरलाइंस के कर्मचारी गॉसिप कर रहे होते हैं कि भाई वो राजकुमारी कौन है जो कैप्टन के दिल पर राज कर रही है। इस बीच हमारे कैप्टन साहब ड्यूटी पर होते हैं, लेकिन उनका दिल अपनी बीवी के पास ही अटका होता है। वो लैनिंग को फोन करते हैं और पूछते हैं, मेरी प्यारी पत्नी, क्या तुम कुछ भूल रही हो? तुमने वीचैट पर हमारे मैरिज सर्टिफिकेट की फोटो पोस्ट क्यों नहीं की? लैनिंग हंसकर कहती है कि वो भूल गई थी। गू युनची यही नहीं रुकता, वो लैनिंग के लिए एक बेहद महंगे रेस्टोरेंट से लंच और साथ में लाल गुलाब का गुलदस्ता हॉस्पिटल भिजवा देता है। हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ तो ये देखकर जल भुनकर राख हो जाते हैं। लैनिंग से जब उसकी सहेली पूछती है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो लैनिंग गर्व से मुस्कुराकर कहती है, नहीं, ये मेरा पति है। शाम को जब फ्लाइट लैंड होती है तो गू युनची के दोस्त उसे पार्टी और बारबेक्यू खाने के लिए बुलाते हैं। वो कहते हैं, चलो यार, कैप्टन गू को भी साथ ले चलते हैं। लेकिन हमारे शादीशुदा कैप्टन साहब तुरंत हाथ खड़े कर देते हैं
हैं और बड़ी शान से कहते हैं, नहीं भाई तुम लोग जाओ, मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रही है। ये सुनकर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं कि बॉस, शादी के बाद तो बंदा बिल्कुल बदल ही जाता है। सही बात है, बीवी का खौफ और प्यार दोनों चीजें ही ऐसी है। लैनिंग का एक लंबा और थका देने वाला ऑपरेशन होता है जिसकी वजह से वो अपना फोन बंद कर देती है। उधर गु युनची जब रात को घर पहुंचता है तो घर खाली देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो घबरा जाता है कि कहीं लैनिंग उसे छोड़ तो नहीं गई। वो सीधे हॉस्पिटल पहुंचता है। लैनिंग को देखकर वो राहत की सांस लेता है, लेकिन थोड़ा शिकायत भरे अंदाज में कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा ऑपरेशन है? डॉक्टर लैन, मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं, मैं कोई ऐरा गैरा नहीं, तुम्हारा पति हूं। ये सुनकर लैनिंग ब्लश करने लगती है और गु युनची उसे घर ले जाने के लिए रुकता है। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होता है दोस्तों। जैसे ही दोनों बाहर आते हैं, लैनिंग की वो लालची माँ अपने गुंडों के साथ वहां धमक पड़ती है। वो पूरे हॉस्पिटल के सामने चिल्लाने लगती है, सब लोग देखो, ये डॉक्टर बाहर अफेयर चला रही है, ये अपनी सगी माँ को पहचानने से इनकार कर रही है। हॉस्पिटल के लोग बातें बनाने लगते हैं कि दिन में जो गुलाब आए थे वो शायद इसके बॉयफ्रेंड के थे। लैनिंग रोते हुए अपनी माँ से कहती है, क्या तुम सच में मेरी सगी माँ हो? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तो वो जालिम औरत कहती है, तू मेरी ही बकवास से पैदा हुई है, घटिया लड़की। तभी वहां वो गुंडा डॉक्टर लैन पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हमारे एंग्री यंग मैन कैप्टन गु युनची बीच में आते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। माँ चिल्लाती है, तुम कौन हो मेरी बेटी को ले जाने वाले? गु युनची पूरी ठसक से कहता है, मैं इसका पति हूँ। ये सुनकर माँ और उसकी गैंग के तोते उड़ जाते हैं। वो गुंडा तो गु युनची की 7 अंकों की महंगी कार देखकर ही समझ जाता है कि ये बंदा कोई मामूली इंसान नहीं है। माँ तुरंत अपनी औकात पर आ जाती है और सोचती है कि अरे बाबा, ये तो कोई बहुत बड़ा मुर्गा हाथ लगा है। वो तुरंत गु युनची से कहती है, अच्छा तो तुमने मेरी बेटी से शादी की है? तो सुनो, 1 मिलियन का दहेज यानी ब्राइड प्राइस दिए बिना तुम उसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। लैनिंग की माँ चिल्ला रही होती है कि बिना पैसे लिए वो अपनी बेटी को जाने नहीं देगी, लेकिन गु युनची बेहद स्मार्टली सिचुएशन को हैंडल करता है। वो उस औरत को तुरंत 1 लाख युआन यानी 100,000 युआन ट्रांसफर कर देता है और कहता है कि बाकी के पैसे हम बाद में आराम से बैठकर डिस्कस करेंगे। पैसे मिलते ही माँ की बाछें खिल जाती हैं और वो खुशी खुशी वहाँ से 9-11 हो जाती है। घर लौटकर गु युनची बिल्कुल शांत रहता है, जिससे लैनिंग को लगता है कि वो इस ड्रामे से परेशान होकर उसे तलाक दे देगा। वो रोते हुए कहती है, गु युनची, तुमने उसे पैसे क्यों दिए? अगर तुम्हें तलाक चाहिए तो मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। इस पर गु युनची भावुक होकर कहता है, तुम हमेशा तलाक की बात क्यों करती हो? मैंने पैसे इसलिए दिए ताकि तुम तुरंत उस टॉक्सिक माहौल से दूर हो सको। मैं नहीं चाहता कि तुम उस परिवार के लिए ब्लड बैग बनी रहो। मैं तुम्हारा पति हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हाय, कैप्टन साहब ने तो फिर से दिल जीत लिया। सीरियस बातें खत्म होते ही हमारे कैप्टन साहब अपने पूरे रोमांटिक मूड में आ जाते हैं। वो लैनिंग के करीब आते हैं तो लैनिंग घबराकर कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? गु युनची मुस्कुराकर फ्लर्ट करता है, अरे तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? हम पहले भी ये सब कर चुके हैं ना। उस रात जो हुआ अगर तुम्हें याद नहीं है तो चलो आज जागते हुए सब कुछ अच्छे से रिकॉल कर लेते हैं। लैनिंग का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है और गु युनची हंसते हुए उसे कंफर्टेबल होने का टाइम देता है। अगले दिन लैनिंग की सहेली उसे सलाह देती है कि सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट काफी नहीं होता, तुम्हें देखना होगा कि वो तुम्हें अपने दोस्तों और घर वालों से मिलवाता है या नहीं। लैनिंग सोचती है कि शायद गु युनची कभी उसे अपने सर्कल में नहीं ले जाएगा, लेकिन भाई कैप्टन गु तो 2 कदम आगे की सोचते हैं। वो लैनिंग से कहते हैं, क्या तुम परसों फ्री हो? तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा ताकि मैं तुम्हें अपने माता पिता और दादी माँ से मिलवा सकूं। दरअसल गु युनची अपने दोस्तों के बीच लैनिंग को अपनी ऑफिशियल वाइफ इंट्रोड्यूस करना चाहता है ताकि कोई दूसरा लड़का उसकी बीवी पर नजर न डाल सके। रात को कमरे में लैनिंग साफ कह देती है, मैं इतनी जल्दी बच्चे के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए हम दूरी बनाकर रखेंगे। गु युनची एक अच्छे पति की तरह उसकी बात मान जाता है और कहता है, ठीक है, जब तक तुम रेडी नहीं होती मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन सोफे पर सोने की बात मत करना, मैं तुम्हें हग करके ही सोऊंगा। अगली सुबह गु युनची की एक बड़ी फ्लाइट होती है। एयरपोर्ट जाने से पहले वो अपनी बीवी से कहता है, मैं प्लेन बोर्ड करने जा रहा हूँ, क्या मेरे लिए कोई विश है? लैनिंग मुस्कुराकर कहती है, अपनी यात्रा सुरक्षित पूरी करना, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात को अचानक मौसम खराब हो जाता है और भयंकर थंडरस्टॉर्म यानी बिजली का तूफान शुरू हो जाता है। गु युनची के प्लेन का बैलेंस बिगड़ने लगता है और पैसेंजर्स में हड़कंप मच जाता है। इसी बीच फ्लाइट अटेंडेंट लियांग जिंगी, जो कि गु युनची की बचपन की दोस्त है, वो डर के मारे कॉकपिट में आकर गु युनची से अपने दिल का इजहार कर देती है। वो रोते हुए कहती है, युनची, मुझे डर है कि अगर आज प्लेन क्रैश हो गया तो मैं कभी कह नहीं पाऊंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। गु युनची उसे डांटते हुए कहता है,
चुप रहो और पैसेंजर्स को संभालो, प्लेन सुरक्षित लैंड जरूर होगा। हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड में खबर आती है कि डोंगसेंग एयरलाइंस की फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ है और घायल यात्रियों को लाया जा रहा है। लैनिंग का दिल बैठ जाता है। वो पागलों की तरह गु युनची को ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि गु युनची बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन वो लियांग जिंगी को व्हीलचेयर पर लेकर आ रहा है। लियांग जिंगी लैनिंग के सामने ही गु युनची का हाथ पकड़कर कहती है, युनची, मैंने प्लेन में जो कहा वो मेरा सच था। तुम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब तुम भी मुझसे। तभी हमारा कैप्टन बिना वक्त गंवाए लैनिंग का हाथ पकड़ता है और लियांग जिंगी को सबके सामने करारा जवाब देता है। फ्लाइट अटेंडेंट लियांग, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार कहा है कि ड्यूटी के वक्त मुझे कैप्टन गु कहो, और दूसरी बात, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और ये मेरी पत्नी है। अस्पताल में भर्ती होते ही लियांग जिंगी खुद को बड़ा बेचारा दिखाने का नाटक करती है। वो लैन यिंग को नीचा दिखाने के लिए कहती है, तुम्हारा परिवार तो बहुत गरीब है, तुम किस हैसियत से गु युनची के लायक हो? हम बचपन के दोस्त हैं और हमारे माता पिता ने हमारी शादी पहले ही तय कर दी थी। तुम आज नहीं तो कल इस घर से बाहर फेंक दी जाओगी। लेकिन भाई, हमारी लैन यिंग भी एक स्मार्ट डॉक्टर है। वो उसके घाव को ध्यान से देखती है और एक तीखी मुस्कान के साथ कहती है, ये जो चोट है ना, ये अंदर की तरफ मुड़ी हुई है। तुमने गु युनची का अटेंशन पाने के लिए खुद को खुद ही चोट पहुंचाई है ना। एक मर्द के लिए खुद को चोट पहुंचाना, इसे तुम लायक होना कहती हो? खैर, घाव पर पट्टी बांध दी है, इसे सूखा रखना। भाई साहब, डॉक्टर साहिबा ने बातों ही बातों में विलन की धज्जियां उड़ा दी। ड्यूटी खत्म होने के बाद गु युनची अस्पताल के बाहर लैन यिंग का इंतजार कर रहा होता है और उसके लिए गर्म सूप लेकर आता है। घर लौटकर लैन यिंग थोड़ी उखड़ी उखड़ी रहती है और गेस्ट रूम में सोने जाने लगती है। गु युनची उसका हाथ पकड़ लेता है और मासूमियत से पूछता है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? अगर हो तो प्लीज साफ साफ बताओ, ताकि मुझे पता चले कि मुझसे कहाँ गलती हुई। लैन यिंग कहती है, मैंने अस्पताल में देखा कि तुम लियांग जिंगी के कितने करीब हो। ये सुनते ही गु युनची के चेहरे पर एक बड़ी सी शरारती मुस्कान आ जाती है। वो हंसते हुए कहता है, ओहो, तो कल रात से जो तुम इतनी बेरुखी दिखा रही हो वो इसलिए क्योंकि मेरी बीवी को जलन हो रही है। वैसे एक पत्नी का पॉजेसिव होना बिल्कुल सही है। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखूंगा। चलो भाई, दोनों के बीच का मनमुटाव आखिरकार खत्म हुआ। अगले दिन गु युनची लैन यिंग को अपने दादा दादी और माँ से मिलवाने लेकर जाता है। लैन यिंग बहुत डरी हुई होती है कि कहीं उसका साधारण बैकग्राउंड देखकर ये अमीर लोग उसे दुत्कार न दे। दादी माँ प्यार से लैन यिंग को शगुन का लिफाफा देती हैं। तभी गु युनची के दादाजी लैन यिंग के परिवार के बारे में पूछते हैं। लैन यिंग बिना कुछ छुपाए सच सच बता देती है, मेरे पापा की एक छोटी सी दुकान है, मेरी माँ दिन भर ताश खेलती है और मेरी बड़ी बहन सिर्फ हाई स्कूल पास है। लैन यिंग को लगता है कि अब तो पक्का ये लोग उसे डांट कर घर से निकाल देंगे, लेकिन यहाँ होता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। दादाजी भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा, ऐसे माहौल में रहकर भी तुमने इतनी मेहनत से डॉक्टर बनी, तुमने बहुत दुख झेले होंगे, लेकिन अब तुम इस घर की बहू हो। अगर इस नालायक गु युनची ने भी तुम्हें कभी परेशान किया तो मुझे बताना, मैं इसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। इतना ही नहीं दोस्तों, जब लैन यिंग शगुन के लिफाफे खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दादी माँ ने उसे शगुन में एक आलीशान विला दिया था और दादाजी ने तो हद ही कर दी। उन्होंने लैन यिंग के नाम पर पूरी की पूरी एक कमर्शियल बिल्डिंग ट्रांसफर कर दी। लैन यिंग घबराकर ये प्रॉपर्टी पेपर्स गु युनची को देने लगती है कि तुम्हें तो पता है मेरे घर वाले कितने लालची हैं, अगर उन्हें पता चला तो वो ये सब छीन लेंगे। इन कीमती चीजों को मेरे पास रखना खतरे से खाली नहीं है। गु युनची पेपर्स वापस उसके हाथ में रखता है और बेहद रोमांटिक अंदाज में कहता है, कीमती चीजों को खतरनाक जगह पर ही तो महफूज रखा जाता है मेरी जान। क्या तुम अब हमारे रिश्ते के अगले कदम के लिए तैयार हो? वाह भाई कैप्टन, रोमांस का मौका कभी नहीं छोड़ते। लेकिन कहानी में शांति रहे ऐसा कैसे हो सकता है? लैन यिंग की वो लालची माँ फिर से फोन पर तांडव शुरू कर देती है कि 1 लाख युआन से मेरा क्या होगा? अगर बाकी के 10 लाख नहीं भेजे तो मैं फिर से तेरे अस्पताल आकर तमाशा करूंगी। गु युनची इस बखेड़े को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला करता है। वो उस लालची माँ और पूरे परिवार को एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर पर बुलाता है। वो टेबल पर 10 लाख युआन का सूटकेस रख देता है। पैसे देखते ही माँ और बड़ी बहन के चेहरे पर लालच की लार टपकने लगती है। वो गु युनची की चापलूसी करते हुए कहती हैं, दामाद जी, आप तो बहुत दिल वाले हैं। हमारी लैन यिंग थोड़ी नासमझ है, उसे माफ कर देना। अब से हम सब एक ही परिवार हैं, मिलजुल कर रहेंगे और खूब मीट खाएंगे। लैन यिंग अपनी माँ और बहन का ये घटिया और बिकाऊ रूप देखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ आ जाता है कि इन लोगों के लिए उसकी कोई कीमत नहीं थी, सिर्फ पैसों की कीमत थी। डिनर के दौरान लैन यिंग की बड़ी बहन लैन यू और उसका जीजा चोरी छिपके लैन यिंग की शराब में नशीली दवा मिलाने की कोशिश करते हैं ताकि वो पुरानी होटल वाली घटना को दोहरा सके। लेकिन लैन यिंग उनका इरादा ताड़ जाती है और कहती है, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं ये ग्लास लैन यू के ग्लास से बदल दूंगी। तभी वो लालची माँ चिल्लाती है, तो इतनी बदतमीज कैसे हो गई? ये सब हमारी मर्जी से हो रहा है। वो गु युनची को भड़काने के लिए लैन यिंग पर कीचड़ उछालने लगती है कि ये लड़की धोखेबाज है, इसने पहले भी पैसों के लिए बच्चे को जन्म देने का सौदा किया था।
लेकिन हमारे कैप्टन साहब तो पहले ही सब सच जानते थे। वो कड़क आवाज में कहते हैं, मेरी पत्नी कैसी है ये मुझे अच्छे से पता है और होटल वाली घटना की जांच मैंने करा ली है। वो एक गैर कानूनी जुर्म था और मैंने पुलिस को बुला लिया है। पुलिस का नाम सुनते ही जीजा तुरंत पलटी मार जाता है और कहता है, सर इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये सब लैन यू और इसकी माँ का प्लान था। पुलिस आती है और इस जालिम माँ और बहन को उनके किए की सजा देने के लिए उठा ले जाती है। आखिरकार पाप का घड़ा फूट ही गया। इस ड्रामे के बाद गु युंची लैनयंग से कहता है, अब मैं फ्लाइट पर भी नहीं जाना चाहता, बस तुम्हारे साथ घर पर रहना चाहता हूँ। साथ ही वो लैनयंग को बताता है कि उसने एयरलाइंस में एप्लीकेशन दे दी है कि लियांग जिंगी को उसकी फ्लाइट से हमेशा के लिए हटा दिया जाए। लेकिन विलेन इतनी आसानी से हार कहाँ मानती। अपनी आखिरी फ्लाइट के दौरान लियांग जिंगी लम्स नशे में धुत होकर गु युंची के होटल के कमरे में घुस जाती है और रोने का नाटक करती है कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम लैनयंग को तलाक क्यों नहीं दे देते। गु युंची उसे धक्के मारकर बाहर निकालता है, लेकिन तब तक कोई उनके कमरे के बाहर की फोटो खींच लेता है। अगली सुबह ये फोटो इंटरनेट और मीडिया पर एंटरटेनमेंट न्यूज बनकर फ्लैश हो जाती है कि कैप्टन गु का अपनी बचपन की दोस्त के साथ अफेयर चल रहा है। हॉस्पिटल में जब लैनयंग ये न्यूज देखती है तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो अपने दर्द को छुपाने के लिए खुद को काम में झोंक देती है और एसोसिएट चीफ फिजिशियन यानी डिप्टी डायरेक्टर के प्रमोशन एग्जाम की तैयारी शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ हॉस्पिटल का खड़ूस डायरेक्टर टांग अड़ा देता है। वो कहता है, लैनयंग तुम तो अब इतने बड़े गु परिवार की बहू हो, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है। गु परिवार का एक ही वारिस है, तुम्हें तो घर संभालना चाहिए और बच्चे पैदा करने चाहिए। अगर तुम पास भी हो गई तो दूसरों की सीट खराब करोगी। डायरेक्टर की एक घटिया और दकियानूसी बात सुनकर लैनयंग का स्वाभिमान जाग जाता है। वो मुंह तोड़ जवाब देती है, अगर आप मुझे एग्जाम नहीं देने देंगे तो मैं कल ही इस हॉस्पिटल से अपना ट्रांसफर किसी छोटे काउंटी लेवल के हॉस्पिटल में करा लूंगी, लेकिन मैं अपने करियर से समझौता नहीं करूंगी। लैनयंग अपनी सहेली से कह रही होती है कि उसने गु युंची से शादी सिर्फ अपने परिवार से पीछा छुड़ाने के लिए की थी, लेकिन अब ये शादी उसके करियर के आड़े आ रही है। तभी वहां गु युंची आ जाता है। वो लैनयंग के लिए उसके फेवरेट झींगे वाले वॉन्टॉन्स लेकर आया था। गु युंची प्यार से पूछता है, तुमने न्यूज देखी फिर भी मुझसे कुछ पूछा क्यों नहीं। लैनयंग कहती है, पूछने की क्या जरूरत है। गु युंची साफ करता है, कल रात वो नशे में आई जरूर थी, लेकिन मैंने स्टाफ को बुलाकर उसे तुरंत बाहर निकाल दिया था। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। लैनयंग कहती है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन मुझे वापस अपने पुराने छोटे अपार्टमेंट में जाना है। गु युंची हैरान होकर पूछता है, जब तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो वापस उस छोटे घर में क्यों जाना चाहती हो। तब लैनयंग रोते हुए अपने दिल का सारा दर्द बाहर निकाल देती है। वो कहती है, गु युंची मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और लियांग जिंगी के बीच कुछ नहीं है, लेकिन जब से ये सब हुआ है मेरा दम घुट रहा है। मैं जब भी पढ़ाई करती हूँ, जब भी चलती हूँ, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। मैं हर वक्त यही कयास लगाती रहती हूँ कि तुम कहाँ हो, किसके साथ हो। मैं अनजाने में एक ऐसी पॉसेसिव लड़की बन चुकी हूँ जिससे मुझे खुद नफरत है। मैं अपनी जिंदगी पर से कंट्रोल खो रही हूँ और मुझे ये फीलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। गु युंची उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो लैनयंग की सेफ्टी के लिए था, ताकि वो कभी लाइफ में पीछे ना हटे। लेकिन लैनयंग इस वक्त प्यार और करियर के बीच इस कदर उलझ चुकी है कि वो खुद को संभालने के लिए दूरी बनाना चाहती है। उधर बार में हमारे कैप्टन साहब अकेले गम में डूबे शराब पी रहे होते हैं। तभी उनके दोस्त वहां आते हैं और उनके मजे लेते हुए कहते हैं, अरे लाओ गु, तुम यहाँ शराब में अपना गम क्यों डुबा रहे हो। कल रात जो मीडिया में वो एंटरटेनमेंट न्यूज आई है ना, उसकी वजह से तुम्हारी बीवी का गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। जरा फोटो का एंगल देखो, ये फोटो किसी तीसरे ने नहीं बल्कि खुद लियांग जिंगी ने खींचकर मीडिया में लीक की है। भाई तुम तो पूरी तरह फंस गए। दोस्तों की बात सुनकर गु युंची को समझ आता है कि लैनयंग उस तूफानी रात में अस्पताल में अकेले ड्यूटी कर रही थी और सुबह उठते ही उसे अपने पति के अफेयर की झूठी खबर मिली। उसका दिल कितना दुखा होगा। गु युंची तुरंत ग्लास रखता है और पागलों की तरह अपनी बीवी को मनाने के लिए निकल पड़ता है। इसी बीच लैनयंग से मिलने उसकी उस जालिम माँ ली झुजुन का वकील आता है। वकील बताता है कि जीजा चो चंगुआन को तो जेल हो ही रही है, लेकिन कैप्टन गु के दबाव की वजह से पुलिस इस मामले में बहुत है। हालांकि गु युंची ने लैनयंग का दिल रखने के लिए उसकी मां और बहन पर थोड़ी नरमी बरतने को कहा था, क्योंकि उसे लगा कि वो उसका सगा परिवार है। लेकिन तभी वकील लैनयंग के हाथ में एक जेड पेंडेंट यानी पवित्र पत्थर थमाता है और कहता है कि आपकी मां ली झुजुन ने कहा है कि आप उनकी सगी बेटी नहीं है। बचपन में अस्पताल में आप दोनों बच्चे आपस में बदल गए थे। ये जेड पेंडेंट ही आपके असली परिवार का इकलौता सुराग है जो आपके गले में था। ये सुनते ही लैनयंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
है। वो रोते हुए सोचती है कि मैं भी कहूँ कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी माँ होती है जो अपनी ही सगी बेटी को इतना प्रताड़ित करे। अच्छा हुआ, कम से कम वो मेरी सगी माँ नहीं है। दरअसल वो लालची माँ इस पेंडेंट के बदले अपनी सगी बेटी लैन यू के लिए लैन यिंग से एक माफीनामा चाहती थी ताकि वो जेल जाने से बच सके। वो वकील से कहती है कि लैन यू ने मुझे कॉलेज की फीस के लिए अपने छुपाए हुए पैसे दिए थे, मैंने उन लोगों का एक एक पैसा चुका दिया है। वकील साहब, उनसे कह देना कि आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं है, मैं उनसे कभी नहीं मिलूंगी। रात को जब लैन यिंग घर लौटती है तो देखती है कि गु युनची शराब के नशे में धुत होकर उसके पुराने अपार्टमेंट के बाहर नीचे बैठा उसका इंतजार कर रहा है। लैन यिंग उसे उठाती है तो गु युनची बच्चों की तरह बड़बड़ाता है, एक घर वहीं होता है जहां उसकी बीवी होती है। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा। लैन यिंग उसे संभालकर अंदर लाती है। गु युनची का असिस्टेंट फोन करके लैन यिंग को बताता है कि मैडम, सर को पेट की बीमारी है और उन्होंने कल रात से कुछ नहीं खाया है, प्लीज उनका ध्यान रखिएगा। एक डॉक्टर होने के नाते लैन यिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गु युनची को डांटते हुए कहती है, तुम्हें पेट की प्रॉब्लम है, फिर भी तुमने इतनी शराब पी। तुम्हें पता है ना कि ज्यादा अल्कोहल से पेट के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। क्या तुम मरना चाहते हो? और शादी से पहले तो कह रहे थे कि तुम्हारी हेल्थ बहुत अच्छी है। गु युनची मासूम सा मुंह बनाकर कान पकड़ लेता है। पत्नी जी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे मत डांटो। मैं वादा करता हूँ कि आगे से अपनी सेहत का और हमारे परिवार का पूरा ध्यान रखूंगा। लैन यिंग का दिल पिघल जाता है। फ्रिज में सिर्फ टमाटर और अंडे बचे होते हैं तो वो उसके लिए गर्मा गर्म नूडल्स बनाती है। गु युनची चटकारे लेकर खाता है और कहता है, बीवी के हाथ के नूडल्स दुनिया में सबसे बेस्ट हैं। लैन यिंग कहती है, खाने के बाद बर्तन धो देना, मैं सोने जा रही हूँ। नूडल्स खाने के बाद जब गु युनची कपड़े बदलने जाता है तो वो उस जेड पेंडेंट को देखता है और सोचता है कि ये पेंडेंट इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। लगता है कैप्टन साहब को असली परिवार का कोई हिंट मिल गया है। तभी लैन यिंग बाहर आकर कहती है, चलो सोफे पर जाकर सो जाओ, यहाँ बेचारा बनने की एक्टिंग मत करो। गु युनची सिकुड़कर सोफे पर लेट जाता है और रोनी सूरत बनाकर कहता है, ये सोफा बहुत छोटा है, मुझे पैर सिकोड़ कर सोना पड़ रहा है और मेरे पेट में अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। अब भाई देखना यह है कि क्या हमारी डॉक्टर साहिबा इस बेचारे कैप्टन को बेड पर आने की परमिशन देंगी या नहीं। लैन यिंग बेडरूम में पढ़ाई कर रही होती है। तभी गु युनची अंदर आता है और बच्चों की तरह माफी मांगने लगता है। बीवी, मुझसे गलती हो गई, लियांग जिंगये के मामले पर मैं अच्छे से हैंडल नहीं कर पाया, प्लीज मुझसे नाराज मत रहो। अगर बहुत गुस्सा आ रहा है तो मुझे मार लो, लेकिन मुझसे बात करो। लैन यिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहती है, गु युनची, मैंने खुद को समझा लिया था कि मैं कभी किसी के लिए नहीं रोऊंगी, लेकिन तुमने मुझे क्यों उकसाया। तब हमारा कैप्टन बेहद मासूमियत से कहता है, सच बताऊं तो जिंदगी में ये मेरा पहली बार डेटिंग का एक्सपीरियंस है। मुझे बहुत सी चीजें नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सीखने और बदलने के लिए तैयार हूँ, प्लीज अब मत रो। हाय, पहली मोहब्बत का ऐसा इजहार देखकर किसका दिल नहीं पिघलेगा। अगले दिन अस्पताल में बड़ी न्यूज आती है। कैप्टन गु के रसूख और गुस्से के आगे एयरलाइंस झुक जाती है और विलेन लियांग जिंगी को नौकरी से हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन इस बात से गु युनची के पापा भड़क जाते हैं। वो गु युनची को फोन करके डांटते हैं कि तुमने इतनी बड़ी शादी की बात हमसे और दादी से छुपाई और उस मामूली लड़की के चक्कर में तुमने लियांग परिवार की बेटी को नौकरी से निकाल दिया। इस पर गु युनची अपने पापा को दो टूक जवाब देता है, वो मेरी पत्नी है, इस घर की गुलाम बनने नहीं आई है। अगर आप लोगों ने उसका सम्मान करना नहीं सीखा तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप पूरी जिंदगी में दोबारा मेरा चेहरा नहीं देख पाएंगे। बेटे के इस तेवर से पापा दंग रह जाते हैं और वो अब नया पैंतरा सोचते हैं कि चलो लियांग परिवार की लड़की नहीं तो क्या लू परिवार की बेटी लू युआन युआन तो है। लैन यिंग गु युनची को उस जेड पेंडेंट का सच बताती है कि मैं उस लालची माँ की सगी बेटी नहीं हूँ, बचपन में अस्पताल में बच्चे बदल गए थे। वो रोते हुए कहती है कि भले ही मैं एक अनाथ लड़की हूँ जिसका कोई परिवार नहीं है, पर कम से कम मुझे इस बात की राहत है कि मेरी सगी माँ मुझसे नफरत नहीं करती थी। गु युनची लैन यिंग को गले लगा लेता है और कहता है, भले ही तुम अपनी असली पहचान नहीं जानती, लेकिन तुम मेरा ठिकाना हो, तुम मेरी पत्नी हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तभी कहानी में एंट्री होती है लू फैमिली की। लू परिवार के बड़े बेटे लू चंग फंग की तबीयत खराब होती है और लैन यिंग ही इमरजेंसी में उसका ऑपरेशन करके उसकी जान बचाती है। लू परिवार की मां बाई श्यू हे अपनी जान बचाने वाली डॉक्टर का शुक्रिया अदा करने अस्पताल आती हैं। उनके साथ उनकी बेटी लू युआन युआन भी होती है, जो कि असल में नकली बेटी है, असली तो हमारी लैन यिंग है। लू युआन युआन बेहद घमंडी होती है, लैन यिंग के सामने पैसों का लिफाफा फेंकती है और कहती है, ये लो इनाम, अगर तुमने ये नहीं लिया तो हमारा लू परिवार तुम्हारा एहसान नहीं मानेगा। लैन यिंग उसका ये एटीट्यूड देखकर पैसे ठुकरा देती है और कड़े शब्दों में कहती है, हमारे अस्पताल के कड़े नियम हैं, हम मरीजों के घर वालों से कोई गिफ्ट या पैसा नहीं लेते, आपका काम हो गया हो तो
तो आप जा सकती हैं। लू युआन युआन गुस्से में पैर पटकती हुई बाहर चली जाती है, लेकिन लू परिवार का बड़ा भाई अपनी बहन की बदतमीजी के लिए लैन यिंग से माफी मांगता है। तभी लू परिवार की माँ बाई श्यू हे लैन यिंग के पास आती है। खून का खिंचाव देखिए दोस्तों, माँ को पता नहीं है कि ये उनकी अपनी सगी बेटी है, लेकिन वो लैन यिंग का चेहरा देखकर भावुक हो जाती है। वो प्यार से उसका हाथ पकड़ती है और पूछती है, बेटा तुम्हारी उम्र क्या है? लैन यिंग कहती है 27 साल। माँ कहती है, पता नहीं क्यों, पर तुम्हें पहली बार देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा तुमसे सदियों पुराना नाता है। लैन यिंग मुस्कुराकर उन्हें आराम करने की सलाह देती है, क्योंकि अगले दिन उसका डेप्यूटी डायरेक्टर का एग्जाम है। जब लैन यिंग जाने लगती है तो बड़ा भाई लू चंगफंग उसे बाहर तक छोड़ने आता है और उसकी सादगी का दीवाना हो जाता है। अस्पताल में लैन यिंग के प्रोफेसर उससे मिलने आते हैं और खुशखबरी देते हैं कि लैन यिंग ने एसोसिएट चीफ फिजिशियन का एग्जाम टॉप कर लिया है। प्रोफेसर उसे अपने नए रिसर्च ग्रुप में टीम लीडर बनने का ऑफर भी देते हैं। लैन यिंग बहुत खुश होती है। शाम को गू युनची उसे लेने आता है और कहता है, चलो आज मेरी दादी के घर चलते हैं, वो तुम्हें बहुत याद कर रही थी। लैन यिंग मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, वैसे भी मैं दादी माँ को मिस कर रही थी। गू युनची फ्लर्ट करते हुए कहता है, और मेरा क्या, हम सिर्फ एक रात दूर रहे और तुमने मुझे मिस भी नहीं किया। आज रात मैं तुम्हारे छोटे अपार्टमेंट से सारा सामान वापस अपने घर शिफ्ट कर रहा हूँ। वहाँ नदी किनारे बहुत ठंड है। कैप्टन साहब बहाने बनाने में उस्ताद हैं। दादी के घर पर लैन यिंग का बहुत प्यार से स्वागत होता है। तभी वहाँ गू युनची की माम यानी लैन यिंग की सास शैन युन की एंट्री होती है। शैन युन अपने पति के अय्याश मिजाज की वजह से पिछले 5 साल से अलग रह रही थी। वो लैन यिंग से कहती हैं, बहू, गू परिवार के दादा दादी ने हमें अपने पुश्तैनी घर बुलाया है। युनची तुम्हें वहां ले जाने के खिलाफ है, लेकिन मेरा मानना है कि तुम्हें वहां चलना चाहिए और उन घमंडी लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लैन यिंग को अपनी सास में एक सच्ची सहेली नजर आने लगती है। जैसे ही ये लोग गू परिवार के आलीशान पुश्तैनी घर पहुंचते हैं, वहां पहले से ही वो नकली अमीर बेटी लू युआन युआन अपनी दादी के साथ बैठी होती है। लैन यिंग को साधारण कपड़ों में देखकर गू युनची के पापा गू तियानशांग ताना मारते हैं, इतने घटिया कपड़े पहनकर आई है जैसे हमारे पास इसे देने के लिए पैसे ही न हो। जब लैन यिंग सम्मान से उन्हें दादी माँ और अंकल कहती है तो वो घमंडी बूढ़ी औरत चिल्लाती है, चुप रहो, अभी हमारी कोई शादी की रस्म नहीं हुई है, मुझे दादी मत बुलाओ। इस पर लैन यिंग भी बिना डरे करारा जवाब देती है, माफ कीजिएगा, वैसे भी हर कोई दादी कहलाने के लायक नहीं होता। वाह, डॉक्टर साहिबा ने पहली ही बॉल पर सिक्सर मार दिया। गू युनची के पापा चिल्लाते हैं कि शैन युन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी संस्कारी लड़की को बहू बनाने की? गू परिवार के वारिस के लिए लू परिवार जैसी ऊंची हैसियत वाली लड़की चाहिए थी। तभी शैन युन शेरनी की तरह गरजती हैं और अपने पति की सरेआम बेइज्जती करते हुए कहती हैं, ओहो, ऊंची हैसियत? क्या गू युनची अपनी बीवी के भरोसे प्लेन उड़ाता है या वो शादी करके अमर होने वाला है? वो सिर्फ एक पायलट है और हमारी लैन यिंग इतनी कम उम्र में डोंगसेंग अस्पताल की चीफ डॉक्टर बन चुकी है। मुझे तो डर है कि मेरा बेटा इसके लायक भी है या नहीं। और तुम किस गू खानदान की बात कर रहे हो? क्या तुम शाही खानदान के राजा हो जो गद्दी सौंपनी है? बाहर जो तुमने औरतों की फौज पाल रखी है और जो कर्ज का पहाड़ खड़ा किया है, पहले उसे संभालो। भाई साहब, सास ने ससुर का वो ईगो हर्ट किया कि ससुर की बोलती ही बंद हो गई। अपनी हार होते देख वो शातिर नकली बेटी लू युआन युआन बीच में कूदती है और रोनी सूरत बनाकर कहती है, दादी जी, आप इस डॉक्टर लैन को नहीं जानती। कुछ दिन पहले मेरी माँ अस्पताल में भर्ती थी तो इसने इलाज किया था। मेरी माँ तो भोली है, वो इसे इनाम देना चाहती थी, लेकिन इस लालची डॉक्टर ने खुद को हमारा मसीहा समझ लिया और अब ये हमारे लू परिवार से और पैसे और प्रॉपर्टी ऐंठना चाहती है। ऐसी नीच लड़की इस घर की बहू कैसे बन सकती है? ये सुनकर गू युनची के दादाजी गुस्से में अपनी चाय का कप पटक देते हैं और कहते हैं, तुम जैसी ओछी और बदतमीज लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू पर उंगली उठाने की? मैं अपनी बहू को यहाँ घर दिखाने लाया हूँ, बेइज्जती कराने नहीं। तभी दादाजी गुस्से में कहते हैं, लू परिवार का वो बड़ा बेटा तो बहुत समझदार है, लेकिन ये लड़की इतनी बददिमाग कैसे निकली? खैर, गलती इसकी भी नहीं है, ये तो अस्पताल में बच्चे बदलने यानी स्विच्ड एट बर्थ की वजह से लू परिवार में आ गई। संस्कार कहाँ से आएंगे? जैसे ही दादाजी बच्चे बदलने की बात करते हैं, लैन यिंग का दिमाग झटक जाता है। वो सोचने लगती है, क्या लू युआन युआन ही वो लड़की है जो ली जरूजुन की सगी बेटी है और लू परिवार में पल रही है? और क्या मैं ही लू परिवार की असली वारिस हूँ?
तभी लू युआन युआन की दादी फिर से जहर उगलती है और लैन यिंग को नीचा दिखाने के लिए कहती है, भले ही वो अस्पताल में बदली गई थी, लेकिन वो हमारे लाड प्यार और संस्कारों में पली है। वो इस आवारा लड़की से 1000 गुना बेहतर है जिसके घर वाले आज जेल की हवा खा रहे हैं। डिनर टेबल पर बहस इतनी बढ़ जाती है कि गू युनची के पापा चिल्लाते हैं, ऐसी लड़की हमारे घर की बहू कभी नहीं बनेगी जब तक मैं जिंदा हूँ। इस पर लैन यिंग की दबंग सास शेन युन कहती हैं, तो फिर मर जाओ, तुम्हारी मर्जी के बिना भी ये मेरी बहू है। इतना ही नहीं, दादाजी और सास मिलकर गू युनची के पापा की सारी हैकड़ी निकाल देते हैं। दादाजी लैन यिंग के नाम सेंट्रल एरिया की दुकानों की एक पूरी रो और वेला ट्रांसफर कर देते हैं। ये तमाशा देखकर वो घमंडी बूढ़ी दादी गुस्से के मारे बेहोश होने का नाटक करने लगती है, लेकिन हमारे कैप्टन और डॉक्टर साहिबा बिना किसी परवाह के वहां से निकल जाते हैं। उधर गू युनची का दोस्त रात को शराब पार्टी में लू परिवार के बड़े बेटे लू चंगफेंग से मिलता है। नशे में जब चंगफेंग अपनी शर्ट बदलता है तो दोस्त की नजर उसके गले में लटके उसी जेड पेंडेंट पर पड़ती है। वो तुरंत गू युनची को फोन करके बताता है। गू युनची बिना वक्त गवाए लू चंगफेंग को फोन करता है और कहता है, तुम्हारे गले में जो पेंडेंट है उसकी फोटो मुझे भेजो, शायद मैं जानता हूँ कि तुम्हारी खोई हुई सगी बहन कहाँ है। जब गू युनची लैन यिंग के पेंडेंट और लू चंगफेंग के पेंडेंट का मिलान करता है तो 90% से ज्यादा मैच आ जाता है। लैन यिंग को जब पता चलता है कि वही लू परिवार की असली वारिस है तो वो चौंक जाती है, लेकिन वो कहती है, अभी उन्हें कुछ मत बताना, पहले मैं खुद अपनी आंखों से सच देखना चाहती हूँ। लैन यिंग अपनी सगी माँ बाई शिया हुए को एक कैफे में बुलाती है। लैन यिंग बातों बातों में उनसे पूछती है, आंटी, आप लू युआन युआन से इतना प्यार क्यों करती हैं? माँ भावुक होकर कहती है, बेटा, हमारी असली बेटी बचपन में खो गई थी। हमने अपनी असली बेटी का सारा प्यार और कर्ज इस नकली बेटी को लाड प्यार देकर चुकाया है। उसकी बदतमीजियों के लिए मैं माफी मांगती हूँ। तब लैन यिंग भारी दिल से एक आखिरी सवाल पूछती है, आंटी, अगर कल को आपकी वो खोई हुई असली बेटी मिल जाए और उसकी लू युआन युआन से अनबन हो तो क्या आप युआन युआन को घर से निकाल देंगी? सगी माँ थोड़ा हिचकिचा कर कहती है, नहीं, युआन युआन चली गई तो क्या हम सब मिलकर साथ नहीं रह सकते? माँ का ये जवाब लैन यिंग का दिल तोड़ देता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी सगी माँ के दिल में उसकी जगह उस नकली बेटी ने ले ली है। वो रोते हुए वहां से उठकर चली जाती है। घर लौटकर लैन यिंग गू युनची के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। वो कहती है, गू युनची, अब मैं अपने असली परिवार को कभी नहीं अपनाना चाहती। उन्हें ढूंढने दो अपनी बेटी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसी हूँ खुश हूँ। गू युनची उसे कस कर गले लगा लेता है और प्यार से संभालता है। कहता है, कोई बात नहीं मेरी जान, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ और तुम्हारे लिए मैं ही तुम्हारा पूरा संसार हूँ। लैन यिंग मुस्कुराकर वो जेड पेंडेंट हमेशा के लिए अलमारी में बंद कर देती है। कहानी के अंत में लू युआन युआन फिर से गू युनची की दादी के पास जाकर लैन यिंग की बुराई करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ खबर आती है कि लैन यिंग ने न सिर्फ एसोसिएट चीफ फिजिशियन का एग्जाम टॉप किया है, बल्कि अस्पताल में उसकी कामयाबी के चर्चे हर जगह हैं। ये सुनते ही वो घमंडी दादी भी पिघल जाती है और कहती है, ओहो, वो जंगली लड़की इतनी काबिल निकली। अब मुझे समझ आया कि मेरा पोता युनची उस पर इतना दीवाना क्यों है। युआन युआन, अब तू उनके बीच में आना बंद कर दे। लू युआन युआन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। गू युनची की दादी जो लैन यिंग की काबिलियत देखकर खुश तो होती हैं, लेकिन अपनी मर्जी चलाने के लिए वो अस्पताल के डीन को फोन घुमा देती है। वो कहती हैं, अस्पताल हमारे गू परिवार का है, लैन यिंग को सीधे डिप्टी डायरेक्टर नहीं बल्कि सीधे डायरेक्टर के पद पर प्रमोट कर दो ताकि वो हमारे पोते के रुतबे के बराबर आ सके। नतीजा ये होता है कि लैन यिंग जब अस्पताल पहुंचती है तो उसे बधाई तो मिलती है, लेकिन साथ ही हर तरफ कानाफूसी शुरू हो जाती है। बिना डायरेक्टर का एग्जाम दिए और बिना किसी सीनियरिटी के सीधे प्रमोशन मिलने पर बाकी डॉक्टर्स लैन यिंग को ताने मारने लगते हैं कि देखो, गू खानदान की बहू बनते ही इसे बिना मेहनत के डायरेक्टर की कुर्सी मिल गई। लैन यिंग का स्वाभिमान इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो तुरंत डीन के पास जाती है और कहती है, डीन सर, मैंने ये प्रमोशन नहीं मांगा, कृपया इस नोटिस को वापस लें। मुझे मेरी योग्यता के हिसाब से पद चाहिए, गू परिवार की सिफारिश से नहीं। लेकिन डीन कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता, लोग तो बातें बनाएंगे ही। तभी लैन यिंग को उसके कॉलेज के प्रोफेसर झांग का फोन आता है। प्रोफेसर बताते हैं कि उन्हें जियांगजू के 8th हॉस्पिटल में एक नए रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए टीम लीडर की ज़रूरत है। लैन यिंग बिना वक्त गंवाए अपने करियर और स्वाभिमान को बचाने के लिए इस ट्रांसफ़र को स्वीकार कर लेती है, भले ही इसके लिए उसे राजधानी छोड़कर दूर जाना पड़े।
घर लौटकर जब लैनियंग पैकिंग कर रही होती है तो गु युनची हैरान रह जाता है। वो पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? लैनियंग बताती है, मेरा ट्रांसफर जियांगशू के अस्पताल में हो गया है। तुम्हारे परिवार की सिफारिश की वजह से अस्पताल में मेरे खिलाफ बहुत अफवाहें उड़ रही थीं। मैं कम से कम 3 साल के लिए वहां जा रही हूँ। गु युनची भावुक हो जाता है, लेकिन वो मुस्कुराकर कहता है, लैनियंग, अगर तुम सोच रही हो कि इतनी दूर जाकर तुम मुझसे पीछा छुड़ा लोगी या मुझे तलाक दे दोगी तो भूल जाओ। जियांगजू यहाँ से सिर्फ 2 घंटे की फ्लाइट की दूरी पर है। मैं कल ही एयरलाइंस में जियांगजू के स्पेशल रूट के लिए अप्लाई करूंगा और रोज प्लेन उड़ाकर तुमसे मिलने आऊंगा। ओहो, कैप्टन साहब की ये दीवानगी देखकर लैनियंग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाती। लैनियंग जियांगजू के लिए रवाना हो जाती है, लेकिन जाने से पहले गु युनची लू परिवार के बड़े बेटे लू चेंगफंग को डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट सौंप देता है। वो कहता है, मैं ये सच छुपाना चाहता था, लेकिन बिना सच जाने तुम सबके मन में एक मलाल रह जाता। लू चेंगफंग रिपोर्ट देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। रिपोर्ट 99.9% पॉजिटिव थी। वो भागता हुआ अपनी माँ के पास जाता है। माँ घबराकर पूछती है, बेटा, क्या तुम्हारी खोई हुई बहन का कोई सुराग मिला? कहाँ है वो? मुझे बताओ। तब लू चेंगफंग रोते हुए और कांपती आवाज में कहता है, माँ, हमारी असली बहन और कोई नहीं बल्कि वही इमरजेंसी वार्ड की डॉक्टर लैनियंग है, जैसे हमने हमेशा नीचा दिखाया। ये सुनते ही माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती हैं कि उनकी असली बेटी उनके इतने करीब थी और वो उसे पहचान नहीं पाई। जियांगजू के अस्पताल के बाहर लैनियंग खड़ी होती है, जहां पूरा लू परिवार अपनी असली बेटी से माफी मांगने और उसे अपनाने के लिए पहुंच जाता है। साथ ही प्लेन लैंड करके हमारा कैप्टन गु युनची भी अपनी बीवी को गुलाब का फूल देने पहुंच जाता है। लैनियंग को आखिरकार उसका सगा परिवार भी मिल जाता है और एक ऐसा पति भी जो उसके करियर और स्वाभिमान के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया। लू परिवार की माँ बाई श्यू है रो रही होती है कि लैनियंग ही उनकी असली बेटी है और उन्होंने अनजाने में उसका दिल दुखाया। तभी लू चेंगफंग गुस्से में लाल पीला होकर घर पहुंचता है और नकली बेटी लू युआन युआन का कॉलर पकड़ लेता है। चेंगफंग चिल्लाता है, लू युआन युआन, मुझे सब पता चल गया है। गु परिवार ने लैनियंग को जो डायरेक्टर की पोस्ट पर प्रमोट किया था, उसके पीछे अस्पताल में नेपोटिज्म और सिफारिश की झूठी अफवाहें तूने ही फैलाई थी ना, ताकि लैनियंग बदनाम हो जाए। युआन युआन बेशर्मी से हंसते हुए कहती है, हाँ, मैंने किया। जब से ये लैनियंग आई है मेरी जिंदगी नरक बन गई है। इसने मुझसे मेरा गु युनची छीन लिया और अब ये मुझसे मेरा ये अमीर घर भी छीनना चाहती है। तभी चेंगफंग एक ऐसा खुलासा करता है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। वो सिर्फ गु युनची को नहीं बल्कि अपना हक लेने आई है। लैनियंग ही हमारी असली बहन है, जैसे हम 20 साल से ढूंढ रहे थे। युआन युआन के मुंह से डर के मारे सच निकल जाता है, ये नामुमकिन है। मेरी माँ ली जुजुन ने तो कहा था कि उन्होंने बच्चे को जानबूझकर बदला था ताकि मैं ऐश की जिंदगी जी सकूं और लैनियंग कभी वापस ना आ पाए। ओ माय गॉड, यानी बच्चे गलती से नहीं बदले थे बल्कि लैनियंग की लालची माँ ली जुजुन ने जानबूझकर ये साजिश रची थी। सच सामने आते ही लू परिवार युआन युआन को धक्के मारकर घर से निकाल देता है और उसे विदेश डिपोर्ट कर देता है। कहानी यहाँ से 3 साल का लीप लेती है। लैनियंग जियांगजू के अस्पताल से अपनी पढ़ाई और रिसर्च पूरी करके वापस अपनी राजधानी लौटती है, लेकिन अब वो कोई साधारण डॉक्टर नहीं बल्कि अपनी मेहनत के दम पर डोंगसेंग अस्पताल की वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी है। जब वो घर लौटती है तो गु युनची के वो निकम्मे दोस्त और कजिन्स जो कभी लैनियंग को ताने मारते थे, अब उसके आगे पीछे घूम रहे होते हैं। गु युनची का भाई कहता है, अरे भाभी जी आ गई, अब तो भाभी इतनी बड़ी वाइस प्रेसिडेंट बन गई हैं, अब तो इनके तलवे चाटने ही पड़ेंगे। गु युनची उन्हें डांट कर भगाता है, तुम लोग सुधर नहीं सकते क्या, निकलो यहाँ से। तभी वहाँ लैनियंग की सगी माँ बाई श्यू है और भाई लू चेंगफंग आते हैं। माँ की आंखों में आंसू होते हैं। वो लैनियंग का हाथ पकड़कर कहती हैं, बेटा, लू युआन युआन को हमेशा के लिए इस देश से दूर भेज दिया गया है। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, मेरी यिंग यिंग। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं अपनी बची हुई पूरी जिंदगी तुम्हें प्यार देकर अपना पुराना पाप धोना चाहती हूँ। लैनियंग अपनी माँ की आंखों में सच्चा पछतावा देखती है। खून का रिश्ता आखिरकार जीत जाता है और लैनियंग रोते हुए अपनी सगी माँ को गले से लगा लेती है। पूरा परिवार आखिरकार एक हो जाता है। शाम को पूरे परिवार के लिए ग्रैंड डिनर रखा जाता है। सब खुश होते हैं। तभी हमारे कैप्टन गु युनची सबके सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं और लैनियंग का हाथ थामकर कहते हैं, हनी, हमारी कोर्ट मैरिज को इतना वक्त हो गया लेकिन आज तक हमारी कोई ऑफिशियल शादी या वेडिंग सेरेमनी नहीं हुई। क्या आज सब रिश्तेदारों के सामने तुम मुझे अपनी जिंदगी का ऑफिशियल पति होने का टाइटल दोगी? आसपास खड़े दोस्त और कजिन्स चिल्लाने लगते हैं, भाभी जी हाँ बोल दो, वरना ये भाई रोज हमारे सामने रोता रहता है। लैनियंग मुस्कुराकर गु युनची के गले में हाथ डालकर कहती है,
ठीक है, लेकिन वादा करो कि अब तुम्हारी आदत हो गई है। मेरी लाइफ में अब तुम्हारी बहुत सी ड्यूटियां हैं। तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, मेरे पर्सनल शेफ हो, मेरे साइकोलॉजिस्ट हो और मेरे हमसफर हो। गो युनची खुशी से झूम उठता है और कहता है, चलो अब से हम अपनी एक नई और खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत करते हैं। बैकग्राउंड में सब लोग चिल्लाते हैं, किस मी किस मी किस मी, और गो युनची लैनियंग को बाहों में उठाकर एक बेहद रोमांटिक किस करता है। कैमरे के पीछे से आवाज आती है, हेलो कैप्टन गू, और गो युनची मुस्कुराकर कहता है, माय ब्लू डॉक्टर। तो दोस्तों, नफरत, लालच और साजिशों के काले बादलों को चीरकर आखिरकार कैप्टन गो युनची और डॉक्टर लैंग यिंग का प्यार जीत गया। आपको ये पूरी सीरीज का द एंड कैसा लगा? क्या लैंग यिंग को अपनी सगी माँ को माफ करना सही था? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं एक और नई और धमाकेदार लव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।